हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 2 का सेट नंबर 5 का जो शेष प्रश्न बच गया था, उसी को आज इस वीडियो क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और दोस्तों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है वह सेम है। एक टीवी पर वह 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि पहले का दिया है जो प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो दिया है 20%। इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे, ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। ये हो गया इसका CP और ये हो गया इसका प्रॉफिट। यहाँ से इसका SP कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका SP आ जाएगा 6। और दूसरे में बोल रहा है कि 20% की हानि होती है, कि लॉस प्रतिशत बराबर में दिया है यहाँ से 20%। इसको भी प्रतिशत से मुक्त करेंगे, ये भी हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया CP और ये हो गया लॉस। यहाँ से SP कितना हो जाएगा, यहाँ से SP इसका हो जाएगा 5 में से 1 का घाटा लगा है, यानी कि इसका हो जाएगा 4। और बोला है कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचता है, इनके दोनों का SP जो है विक्रय मूल्य वह दोनों सेम है। यहाँ से दोनों विक्रय मूल्य को सेम करेंगे, इनकी SP पहले में कितना है 6 है और दूसरे में कितना SP 4 है। तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे ये 12 हो जाएगा, और इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। ये सभी में गुना हो जाएगा। यहाँ से CP कितना हो जाएगा, पहले का CP हो जाएगा, पहले 5 था और गुना कितना किया है 2 से, तो ये हो जाएगा 10। और पहले इसका CP कितना था, इसका CP था 5 और गुना किए हैं 3, तो गुना के बाद कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा CP इसका 15 हो जाएगा। तब इसको देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP यहाँ से हो जाएगा, टोटल CP बराबर में हो जाएगा, पहले का CP है 10 रुपया और दूसरे का CP है 15 रुपया, यानी कि टोटल CP है इसका 25 रुपया। और टोटल विक्रय मूल्य कितना है इसका, टोटल विक्रय मूल्य इसका है 12 और 12 दूनी 24, क्योंकि प्रत्येक को सेम में बेच रहा है। तो पहले को कितना किए हैं, बराबर में 12 किए हैं, दूसरों को भी 12 किए हैं। यहाँ से कितना का लॉस हो रहा है इसका, ये हो रहा है 25 का खरीद रहा है और 24 में बेच रहा है, यानी कि इसका लॉस हो रहा है 1 का। और किससे लॉस हो रहा है, 25 से, और गुने में कर देंगे 100, क्योंकि हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि लॉस परसेंट कितना आ गया इसका आ गया 4%। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को B जो है वो 10 दिन में जोत सकता है। A और B दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। यानी कि A जो है वो 2/5 भाग को A जोतता है 6 दिन में, तो एक भाग को A कितना जोतेगा, एक भाग को A जोतेगा 6 गुने 5 और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि ये जोतेगा 15 दिन में। और B बोल रहा है कि 1/3 भाग को B जो है वो जोत रहा है 10 दिन में। तो B एक भाग को कितने दिन में जोतेगा, यह जोतेगा 10 गुने में 3, यानी कि 30 दिन में। तो यहाँ से आ गया A का आ गया कितना दोस्तों, ये आ गया 15 दिन और B का आ गया एक भाग को जोतने का 30 दिन। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का टोटल कार्य हो जाएगा 30 यूनिट। तो A की क्षमता कितना हो जाएगा 2 और B की क्षमता हो जाएगा 1। यहाँ से पूछा है कि उस खेत का 4/5 भाग, यानी कि 30 का 4/5 भाग, ये दोनों मिलकर कितने दिन में जोत सकेंगे। यानी कि ये कर जाएगा 5 6 के 30, यानी कि उसको काम कितना करना है 24 यूनिट, और दोनों मिलकर कितना करना है एक दिन में करना है 3 यूनिट और करना कितना है 24 यूनिट। एक बराबर कितना हो जाएगा 8
दिन, यानी कि वो दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से पी पर स्पर्श करते हैं। उन दोनों वृत्तों पर ए बी जो है एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है जिसके स्पर्श बिंदु ए तथा बी है। तदनुसार यदि कोण पी ए बी बराबर में 35 डिग्री हो तो कोण ए बी पी का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है दो वृत्त है, मान लेते कि ये हमारा दो वृत्त है जो कि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं पी पर, ये बिंदु हो गया पी, और उन दोनों वृत्तों पर ए बी एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी कि ए बी जो है दोनों वृत्तों पर एक अनुस्पर्श रेखा है, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसके स्पर्श बिंदु ए तथा बी है। यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। यहाँ से दिया है कोण पी ए बी, ये कोण पी ए बी का मान दिया है 35 डिग्री, ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो कोण ए बी पी का मान कितना होगा, तो यानी कि कोण ए बी पी का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो वृत्त जो है वो बाहर से स्पर्श करती है और उसका जो स्पर्श बिंदु होता है जिस बिंदु पर मिलता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये हो जाएगा कोण ए पी बी बराबर में यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण ए का मान दिया है यानी कि कोण पी ए बी का मान दिया है 35 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज ए पी बी में चलने पर यहाँ से हो जाएगा कोण ए और प्लस का हो जाएगा कोण पी और प्लस का हो जाएगा कोण बी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से कोण ए कितना था है, कोण ए है 35 डिग्री, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 35 डिग्री, और प्लस का हो जाएगा कोण पी कितना है 90 डिग्री, और प्लस का जो कोण बी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस का हो जाएगा 90 और 35 यानी कि 125 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर में हो जाएगा 180 में से 125 जाएगा, यानी कि हो जाएगा 55 डिग्री। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1/9 प्लस का 1/6 और प्लस के 1/12 प्लस के 1/20 प्लस के 1/30 प्लस 1/42 प्लस का 1/56 और प्लस का 1/72। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 और माइनस का 1/3। यहाँ से हो जाएगा 6 एलसीएम, यानी कि हो जाएगा 3 - 1, यहाँ से आ जाएगा 1/6। तो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा कि 1/9 और प्लस का हो जाएगा 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 और माइनस का 1/3 और प्लस का वैसे ही लिख सकते हैं 1/12 को, यानी कि 1/3 और माइनस का हो जाएगा 1/4 और प्लस का हो जाएगा 1/4 और माइनस का हो जाएगा 1/5 और प्लस का हो जाएगा 1/5 और माइनस का 1/6 और प्लस का हो जाएगा 1/6 और माइनस का 1/7 और फिर प्लस का हो जाएगा 1/7 और माइनस का 1/8 और फिर प्लस में हो जाएगा 1/8 और माइनस का 1/9। ये प्लस का 1/9 और माइनस का 1/9 ये कैंसिल आउट, और ये प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 कैंसिल आउट, प्लस का 1/7 और माइनस का 1/7 कैंसिल आउट। इसी प्रकार ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया प्लस का 1/2। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का आधार जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो निम्न में से यानी कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है एक त्रिभुज का आधार दिया है कि बेस दिया है 15 सेंटीमीटर और हाइट दिया है
12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। बेस कितना है? 15 है, और हाइट कितना है? 12 है, यानी कि ये कट जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 15 छक्का 90। फिर आगे बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जो है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी कि दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो पहले त्रिभुज का दोगुना है, कि पहला का है 90 तो दूसरा का हो जाएगा 180, और बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने इसका आधार कितना है, यानी कि 20, और हाइट निकालना है तो ये हो जाएगा हाइट, ये कर जाएगा 10 दूनी 20, और ये 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ से दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई जो आ गया वो आ गया 18 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है? इनके वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से क्या होगा? मान लेते कि ये जो हमारा एक तार है जिसको मोड़ा जाता है वर्ग के रूप में, यानी कि इसको मोड़ा गया है वर्ग के रूप में, इसका क्षेत्रफल जो है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ से दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 484 बराबर में ए स्क्वायर। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 484। यहाँ से ए का मान आ जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर। यहाँ से एक भुजा की लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 22, ये हो गया 22, ये हो गया 22, और ये हो गया 22। यहाँ से कितना हो जाएगा तार की लंबाई? तार की लंबाई हो जाएगा 22 गुने में 4, यानी कि 22 गुने में 4, यानी कि 88 सेंटीमीटर। ये टोटल तार की लंबाई हो गया। अब बोल रहा है कि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा जो वृत्त का परिधि होगा वही तार की लंबाई हो जाएगा, क्योंकि यही तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। क्योंकि ये जो तार है, ये जो तार की लंबाई है, ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों? होता है 2πr, और बराबर में तार की लंबाई यानी कि 88। यहाँ से कट जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि ये हो जाएगा 22/7 इंटू का आर बराबर में हो जाएगा 44, तो ये कट जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि आर बराबर यहाँ से आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है πr²। यहाँ से निकाल लेते हैं। पाई का मान कितना है? 22/7, और गुने आर का मान कितना है? 14 गुने 14, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, क्योंकि 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 के 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो आ गया वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 केजी वजन वाला एक छात्र जो है वह चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन जो है वो 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन कितना है? यानी कि टोटल छात्र कितने हैं कक्षा में? टोटल छात्र जो है वह है 50, और एक छात्र जो है 40 केजी वाला छात्र वो चला जाता है, और एक अन्य छात्र उसके स्थान पर आ जाता है, जिसमें कि उसका औसत वजन जो है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। यानी कि जो नया छात्र है वो 40 केजी से कम होगा, तभी उसका जो औसत पर प्रभाव पड़ा है वो 100 ग्राम कम हो गया है। यहाँ से निकाल लेते हैं नए छात्र का वजन। यहाँ से हो जाएगा नए छात्र का वजन बराबर में हो जाएगा कितना केजी वाला गया है? 40 केजी वाला। जैसे कि प्रभाव पड़ा है 50 छात्रों पर 100 ग्राम कम हो जा रहा है, यानी कि हो जाएगा 40 और माइनस का हो जाएगा ये 5000 ग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 40 माइनस का 5 केजी। यहाँ से नए छात्र का कितना गया वजन?
यह हो गया 35 kg। क्योंकि नया छात्र जो है वो 40 kg के स्थान वाला पर एक नया छात्र 35 kg वाला आ गया है, जिसमें कि उसका औसत वजन जो है सभी छात्रों का वो 100 ग्राम कम हो गया है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा प्लस का sin थीटा बराबर में दिया है √2 cos, यहाँ पर थीटा होगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा किसके बराबर है? यानी कि यहाँ से मान दिया है cos थीटा और प्लस का sin थीटा बराबर में दिया है √2 का cos थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग sin थीटा बराबर में cos थीटा किधर का जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि √2 cos थीटा और माइनस का हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से sin थीटा हो जाएगा बराबर में, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यानी कि cos थीटा का कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से √2 माइनस 1 है, इसको गुना करते हैं √2 प्लस 1 और बटा में √2 प्लस 1 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sin थीटा बराबर में cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 और बटा में हो जाएगा यहाँ से √2 प्लस का 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर में cos थीटा और बटे में हो जाएगा √2 प्लस 1। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये √2 प्लस 1 इधर है भागा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं √2 sin थीटा और प्लस का sin थीटा और बराबर का cos थीटा। ये sin थीटा को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि √2 sin थीटा बराबर में हो जाएगा cos थीटा और माइनस का हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा का मान आ गया √2 sin थीटा, और यही बोला है कि cos थीटा माइनस sin थीटा का मान कितना होगा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफलों में अनुपात जो है वो 9:16 का अनुपात है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ से मान लेते हैं कि ABC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, A B और C, और दूसरा जो है DEF एक ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है DEF, जिसने कि बोला है कि ये कोण और ये कोण बराबर है और ये दोनों भुजा समद्विबाहु त्रिभुज आपस में बराबर होंगी। तो दोस्तों यहाँ से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा DEF। ये एंगल 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 सिमिलरिटी से यहाँ से दिया है पहले का क्षेत्रफल 9 और दूसरे का दिया है 16, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा इनके भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि AB और बटे में EF का स्क्वायर। यहाँ से दिया है पहले का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 और दूसरे का दिया है 16 और बराबर में हो जाएगा AB बटे में EF का स्क्वायर। ये दोस्तों स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि इनके भुजाओं का अनुपात जो आ जाएगा AB बटे में EF वो आ जाएगा अंडर रूट का 9 बटे में 16, यानी कि 3 बटे में 4। तो वही पूछा है कि उनकी संगत भुजा का अनुपात कितना होगा, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा 3:4, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2x² माइनस 10x प्लस p बराबर में 0 का एक मूल्य जो है वह दूसरे मूल्य का 2/3 गुना है, तो p का मान क्या होगा? यहाँ से दिया है, मान लेते हैं कि पहला मूल्य जो है वो अल्फा है और दूसरा मूल्य जो है वह बीटा है, जिसमें कि बोला है कि एक मूल्य जो है वह दूसरे मूल्य का 2/3 गुना हो, यानी कि अल्फा जो है वो बीटा का 2/3 है। यहाँ से अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से निकाल लेते हैं मूलों का योग,
यानी कि मूलों का योग बराबर में क्या होता है दोस्तों, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि अनुपात का 5 बराबर में हो जाएगा -b, यानी कि माइनस माइनस प्लस 10 और बटे में हो जाएगा a 2, यानी कि ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 बराबर में हो गया 5, 1 बराबर में आ गया 1। यहाँ से अल्फा कितना हो गया, यह आ गया 2 और ये आ गया बीटा 3, जिसने कि बोला है पी का मान, क्योंकि पी कहाँ है, सी के स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। यहाँ से हो जाएगा मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर में हो जाएगा सी बटा में ए। तो अल्फा कितना है, 2 है और बीटा 3 है, तो 3 गुने 2 यानी कि 6 बराबर में सी कितना है, पी है, और ए की मान कितना है, 2 है। यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 6 दूनी 12, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में डी समानांतर है बीसी के, तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब यहाँ से हो गया डी समानांतर बीसी के, ये समानांतर हो गया इसके, यहाँ से हो जाएगा इसका ए डी बटे में डी बी और बराबर में हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। यहाँ से ए डी कितना है, 4x - 3 और बटे में हो जाएगा 3x माइनस का 1 और बराबर में हो जाएगा 8x - 7 और बटे में हो जाएगा 5x - 3। यहाँ से तीसरा तीसरी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x - 3 इंटू में 4x माइनस का 3 और बराबर में हो जाएगा 3x - 1 और इंटू का हो जाएगा 8x - 7। यहाँ से हो जाएगा 5x इंटू 4x यानी कि 5 के 20 x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 3 × 5 = 15x और माइनस का 4 × 3 = 12x और माइनस माइनस प्लस का 9 और बराबर में हो जाएगा 8 × 3 = 24 x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 21x और माइनस 8x और प्लस का हो जाएगा 7। यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों 20 x स्क्वायर माइनस का 12 और 15 27 x और प्लस का हो जाएगा 9 बराबर में यहाँ से इसको लिख सकते हैं 24 x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 21x और 8x यानी कि 29x और प्लस का हो जाएगा 7। तो इन सब को लेकर जाएंगे इधर और 7 को लेकर जाएंगे इधर इस साइड। यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 माइनस का 7 बराबर में हो जाएगा 24 x स्क्वायर और माइनस का 29x और ये हो जाएगा माइनस का 20 x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 27x। यहाँ से 9 - 7 यानी कि 2 बराबर में हो जाएगा, यहाँ से 24 x स्क्वायर है और माइनस का 20 x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 x स्क्वायर और ये माइनस का 29x और प्लस का 27x यानी कि माइनस का 2x। यहाँ से लिख सकते हैं 2 बराबर में, ऐसे 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का x। और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, इनकी यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1, ये दीर्घात सिंगल पर तोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा x और माइनस का 1। यहाँ से 2x को मान लेंगे, ये हो जाएगा x - 1 और इधर लेंगे प्लस का 1, ये हो जाएगा x - 1 यानी कि x - 1 और एक तो आ गया 2x + 1 यानी कि यहाँ से x का मान 2 आ गया, एक तो गया 1 और एक तो आ गया -1/2, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वृत्त परस्पर बाह्यता स्पर्श करते हैं तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं यहाँ से 2 वृत्त हैं जो कि बाह्यतम स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी।
तो दोस्तों यहाँ से एक ठो स्पर्शिका खींची जा सकती है और यहाँ से 2 ठो, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 ठो और 3 ठो, यानी कि अधिकतम जो स्पर्शिका खींची जा सकती है 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या है? इनकी प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2, उसके बाद कौन सी है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, और दूसरा अगला 17 है, फिर 19 है। ये कितना हो गया अभाज्य संख्या? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अगला हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा 23, और इसके अगला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। इसका माध्यिका पूछा है, यानी कि बीच वाली संख्या पूछा है। इसमें से देखें कितनी संख्या है? 10 है, यानी कि 4 संख्या इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ से संख्या कट जाएगा और ये कट जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से ये संख्या कट जाएगा। तो माध्यिका कितना गया हमारा दोस्तों? माध्यिका आ गया हमारा 11 प्लस का 13/2, यानी कि 24/2, यानी कि माध्यिका गया यहाँ से हमारा 12, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु x, y 2 3 तथा -3 4 सरेख हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा? यानी कि दिया है यहाँ से x1 का मान दिया है x, y1 का मान दिया है y, और x2 का मान दिया है 2, और y2 का मान दिया है 3, और x3 का मान दिया है -3, और y3 का मान दिया है 4। तो दोस्तों जब बिंदु सरेख होती है 3, ये होती है y2 माइनस y1, और बटे में x2 माइनस x1 बराबर में होता है y3 माइनस y2, और बटे में होता है x3 माइनस x2। यहाँ से y2 कितना है? y2 है 3, यानी कि 3 माइनस का हो जाएगा y, और बटे में हो जाएगा 2 माइनस का x, और बराबर में हो जाएगा y3, यानी कि 4, और माइनस का हो जाएगा 3, और बटे में हो जाएगा x3 माइनस x2, यानी कि -3, और माइनस का हो जाएगा 2। तो दोस्तों यहाँ से ये आ जाएगा 3 माइनस y, और बटे में हो जाएगा 2 माइनस x, बराबर में हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, यानी कि 1, और बटे में हो जाएगा -3 माइनस 2, यानी कि -5। ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15, और प्लस हो जाएगा 5y, और बराबर में हो जाएगा 2 माइनस x। यहाँ से x को एक तरफ लाएंगे और अंक को एक तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस 5y बराबर में हो जाएगा 2 प्लस का 15, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस 5y बराबर में 17। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं जो है वो क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? इनकी पहला का R1 कितना है? इनकी पहला गोला का त्रिज्या जो है वो है 3, इनकी R1 है 3, R2 है 4, R3 है 5, यहाँ से निकाल लेंगे। और बड़े गोले का त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, और यही कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। तो बोला है कि 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस का 4/3 पाई R2 का क्यूब, और प्लस में हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब, और बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई जब कॉमन हो गया तो R1 कितना है? 3 है, क्योंकि 3 का क्यूब 3 9 27, और प्लस का हो जाएगा R2 का क्यूब, क्योंकि 4 को 16, 16 चौके 64,
और प्लस का हो जाएगा 5 का क्यूब, क्योंकि 5×5 = 125 बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा 125, 64 और 27, कि 5 4 9 9 7 16 के 6 हासिल 1, ये 2 और 1 3 6 9 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2, कि 216 बराबर में हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आर का माना जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 216 का क्यूब रूट होता है 6, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 12 दिन में और सी जो है वो 15 दिन में कार्य समाप्त करता है। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इनके यहाँ से दिया है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो कि साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं ए बी और सी करते हैं, उसके बाद जो है वो ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहाँ से ए काम छोड़ देता है और फिर आगे बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले जो है वो बी काम छोड़ देता है। मान लेते काम यहाँ पर समाप्त होता है तो बी 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि बी जो है यहाँ तक काम करता है, यानी कि बी प्लस सी यहाँ तक काम करता है और फिर बी भी यहाँ पर छोड़ देता है। तो आगे कौन करेगा, आगे करेगा सी, और सी जो करेगा वो 3 दिन तक एक्स्ट्रा काम करेगा आगे, क्योंकि 3 दिन पहले ही भी काम छोड़ देता है। यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए जो कर रहा है वह 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। क्या टोटल कार्य निकालेंगे इनका, तो टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम 60, ए की क्षमता आ जाएगा 6, बी की क्षमता आ जाएगा 5 और सी की क्षमता आ जाएगा 4। इनके तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यहाँ से एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6 5 11 और 4 15, यानी कि ये सब मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 15 यूनिट। तो 2 दिन में कितना करेंगे, ये करेंगे 30 यूनिट। ठीक है, और फिर सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में करेगा ये 4 3 12 यूनिट, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया है 30 और 12, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया है, ये हो गया है 42 यूनिट। तो अब बचा कितना है, अब बचा है -42 घटा देंगे, देखिए अब बचा है यहाँ से 42 8 50 और 10 60, यानी कि यहाँ से बचा है 18 यूनिट। और ये 18 यूनिट कौन करेंगे, ये करेंगे बी और सी। तो बी और सी का एक दिन में कितना है 5 4 9, यानी कि बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट और करना कितना है 18 यूनिट, क्योंकि एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दिन, यानी कि बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं 2 दिन में और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 2 दिन में, और सी कर कितना कर रहा है 3 दिन में। ये टोटल कार्य समाप्त होगा 3 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ, 3 दिन 5 5 और 2 7, ये टोटल कार्य की समाप्ति हो जाएगा 7 दिन, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2540 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार दी जाती है। पहला भाग 12% वार्षिक और दूसरा भाग पर 12.5% की दर से दी जाती है। यदि कुल धनराशि पर एक वर्ष में 312.42 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो 12% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया गया है, क्योंकि पहले को दिया गया है 12% पर और दूसरे को दिया गया है 12.5% पर, और उसको एक वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है ब्याज 312.42, यानी कि यहाँ से मिल रहा है उसको ब्याज 312.42 और बराबर में हो जाएगा PRT, यानी कि P कितना है, यह है 2540 रुपया। धन कितना है 2540 रुपया, गुने में हो जाएगा R और T कितना है 1 वर्ष है, और बटे में हो जाएगा 100, और इसको भी बटा में करते हैं 100, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल आउट, और ये दोस्तों कर जाएगा 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, और यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30, 6 दूनी 12 और 21 दूनी 42, और यहाँ से ये कट जाएगा 12.3 बार में, यानी कि ओवरऑल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 12.3
3% और पहले में कितना है 12%, दूसरे का है 12.5%, और यहाँ से हो जाएगा 12.3, सब कम मिल रहा है तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बना देंगे। ये हो जाएगा 12.3 में से 12% घटेगा यानी कि ये हो जाएगा 0.3%, और ये 12.5% में से 12.3 घटेगा, ये हो जाएगा 0.2%, यानी कि हमारा आ गया अनुपात 2:3। ठीक है, यही 2:3 को कितना राशि बांटना है 2540, यानी कि 5 बराबर दिया है 2540, एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 और ये 5 8 40, और पूछा है कितना पर, ये पूछा है 12% की दर पर, तो 12% की दर पर कितना अनुपात है 2 है, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 बराबर में 508 गुने में 2, यानी कि 1016 रुपया, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज के वीडियो क्लास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं सेट नंबर 6 में, तब तक के लिए धन्यवाद।